हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अबाउट एड्स। एड्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा या फिर इसके बारे में आपने लाइफ में कभी ना कभी एक बार ज़रूर सुना होगा। ठीक है, एड्स जो डिजीज़ होती है, इसका डिजीज़ का पूरा नाम या इसकी जो फुल फॉर्म है एड्स की, वो क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एड्स जो है ये फैलती किससे है? ये एक वायरस से फैलती है और उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है HIV। और HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इस वायरस का पूरा नाम है। ठीक है, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिस डिजीज में हमारी बॉडी के CD4 सेल्स या हमारे जो हेल्पर T सेल्स होते हैं उन पर अटैक होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में CD4 सेल्स या हेल्पर T सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा फंक्शन करते हैं और इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इन सेल्स को ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या करता है? अटैक करता है। और इसका जो फर्स्ट केस था, एड्स का फर्स्ट केस, वो रिपोर्ट करा गया था 1981 के अंदर इन USA। एड्स का पहला केस 1981 के अंदर USA में रिपोर्ट किया गया था। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में इसका जो फर्स्ट केस है वो 1986 में चेन्नई में रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, तो इस वायरस की हमें दो टाइप्स या हम इसके जो हैं स्ट्रेन बोल सकते हैं, क्योंकि वायरस के अलग अलग क्या होते हैं? स्ट्रेन होते हैं। तो इसके दो स्ट्रेन मिलते हैं हमें, HIV-1 और HIV-2। ठीक है, HIV-1 जो है ये थोड़ा कॉमन है पूरी दुनिया में और हमारे इंडिया में भी ये मोस्ट कॉमन टाइप का स्ट्रेन मिलता है एड्स का। HIV-2 जो है ये कहाँ पर मिलता है? ये अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, तो अफ्रीका में मिलने वाला है और ये ज़्यादा खतरनाक इसका वेरिएंट होता है। ठीक है, इसका एड्स जो नाम है वो सबसे पहले इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, उसने जो है इसको कॉज करने वाले वायरस का नाम दिया था HIV। ठीक है, किस कमेटी ने दिया था? इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इन्होंने इसका सबसे पहले नाम दिया था HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस हमारी बॉडी में आता कैसे है, कैसे दिखता है, वो आगे कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, अब रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? रेट्रोवायरस वो होते हैं जो क्या करते हैं? रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ आउटसाइड पर इसके क्या होती है? एक एनवलप होती है। ठीक है, ये इसकी एनवलप है। इसकी एनवलप के अंदर हमें क्या मिलती हैं? कुछ प्रोटीनेशियस स्पाइक्स मिलती हैं। तो ये चारों तरफ इसके एनवलप में क्या मिलती हैं? प्रोटीन की स्पाइक्स मिलती हैं। और ये जो प्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं तो इनमें कौन सी प्रोटीन मिलती हैं? स्पाइक्स विद GP120। GP का मतलब क्या होता है? GP का मतलब है यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, कौन सी प्रोटीन्स मिलती हैं इसके अंदर? ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलती हैं। क्लियर है? अब इसके एनवलप के बाद इसमें दो तरीके के आपको कैप्सिड्स मिलते हैं। ठीक है, कैप्सिड भी एक तरीके की कवरिंग होती है। तो एक इनमें क्या मिलता है? आउटर कैप्सिड मिलता है और एक इनके अंदर क्या मिलता है? इनर कैप्सिड मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आउटर कैप्सिड बनाकर दिखा रहा हूं। ये आउटर कैप्सिड बन गया और इसके बाद में इनमें होता है एक इनर कैप्सिड जो कि एक एनवलप ही होती है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा आउटर कैप्सिड और ये हो जाएगा इनर कैप्सिड। आउटर कैप्सिड में जो है P18 प्रोटीन्स मिलती हैं और इनर कैप्सिड के अंदर P24 प्रोटीन्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये इसका सेंट्रल कोर पार्ट होता है जिसके अंदर आउटर और इनर कैप्सिड मिलते हैं। और सबसे अंदर जो है आपको क्या मिलते हैं? दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलते हैं। ठीक है, ये क्या मिलता है? ये है RNA स्ट्रैंड। तो दो मिलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। आपको पता है RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है हमेशा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के दो स्ट्रैंड मिलते हैं। प्लस इसके अलावा यहां पर ही आपको क्या मिल जाएगा? एंजाइम मिल जाएगा जो कौन सा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो यहां पर ये एंजाइम लिख देना है आपने जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसी की हेल्प से ही ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। क्लियर है? ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसकी स्ट्रक्चर में एक और चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है कि इसके RNA में, इसके जेनेटिक मटेरियल में जो जीन्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो HIV1 जो होता है उसके पास में टोटल 8 जीन्स होती हैं। कितनी जीन्स होती हैं? 8 जीन्स होती हैं। और जो इसकी दूसरी फॉर्म है HIV2 उसके पास में कितनी होती हैं? उसके पास में होती हैं 9 जीन्स। ठीक है, कितनी होती हैं? 9 जीन्स होती हैं। तो ये है इस एड्स के वायरस की स्ट्रक्चर। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे बाहर एक एनवलप है। इस एनवलप में प्रोटीन्स होती हैं, स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं और वो प्रोटीन होती हैं GP120 ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद में आउटर कैप्सिड है जिसमें P18
प्रोटीन्स होती हैं। इनर कैप्सिड है जिसमें P24 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 स्ट्रैंड मिल जाएंगे और साथ में क्या मिल जाएगा, एंजाइम मिल जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब इसकी जो एनवेलप में ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो GP120 है, तो ये GP120 प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये जब हमारी बॉडी के हमने कहा हेल्पर टी सेल्स को या CD4 सेल्स को अटैक करती हैं। तो सपोज करो ये हमारा एक हेल्पर टी सेल है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनेली है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, CD4 या फिर टी सेल्स रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स उन रिसेप्टर्स को क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं। क्या करती हैं वहां पर, दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स रिकॉग्नाइज करना मतलब उनको पहचानना, रिकॉग्नाइजेस द CD4 सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, उनको पहचानती हैं और पहचानने के बाद में उनको क्या करती हैं, अटैक करती हैं, उनके साथ में बाइंड करती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आने के बाद में अब हम इसके क्या करते हैं, ट्रांसमिशन देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसके बाद हम करते हैं इसका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी कि एड्स फैलता कैसे है। ठीक है, तो एड्स जो है वो या तो ब्लड के थ्रू फैल सकता है, या वो सीमन के थ्रू फैल सकता है, या वो वेजाइनल सिक्रेशन के थ्रू फैल सकता है, या फिर वो प्लेसेंटा के थ्रू फैल सकता है। ठीक है, थ्रू ब्लड, सीमन, वेजाइनल सिक्रीशंस एंड प्लेसेंटा, इनके थ्रू फैल सकता है। अगर सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड से कैसे फैल सकता है। सपोज करो कि अगर किसी पर्सन को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, उसको खून चढ़ा रहे हैं, और उसको जो खून चढ़ाया जा रहा है अगर वो अनस्क्रीनिंग टाइप का ब्लड है, मतलब उसकी बिना जांच किए आप खून चढ़ा रहे हो, ठीक है, तो अगर वो ब्लड किसी एड्स पेशेंट का हुआ तो उस पेशेंट का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ाने से उसमें भी क्या हो जाएगा, एड्स डिजीज फैल जाएगी। ठीक है, तो पहला हो जाएगा ब्लड में बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनस्क्रीन्ड ब्लड। दूसरा कारण है अगर किसी भी बार्बर शॉप में मान लो अगर कोई एड्स पेशेंट है तो उसकी शेविंग वगैरह की है और उसके कट लग जाता है, तो उसका ब्लड जो है वो ब्लेड पर आ जाएगा, रेजर पर आ जाएगा। तो ऐसा अगर रेजर किसी हेल्दी पर्सन को शेयर कर रहा है वो बार्बर और उसके भी कट लग जाएगा तो ब्लड दोनों का मिक्स हो सकता है, फ्यूजन हो सकती है। तो उस केस में ये शेयरिंग में जो रेजर हैं उससे भी फैल सकता है बाय शेयर्ड रेजर्स। ठीक है, या फिर अगर मान लो कोई ऐसा डॉक्टर है जो इंजेक्शन लगा रहा है और वो नीडल जो है इस इंजेक्शन की वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, किसी एड्स पेशेंट को इंजेक्शन लगाया है, साथ के साथ किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को वो इंजेक्शन लगाने के लिए वही नीडल का इस्तेमाल करेगा, तो उससे भी एड्स फैल जाएगा बाय यूज ऑफ इंजेक्टेड या इन्फेक्टेड नीडल्स। और ऐसा जो है वो ड्रग एडिक्ट भी कर सकते हैं बाय ड्रग एडिक्ट्स
यूजिंग सेम सिरिंजेस। ठीक है, नशा करने वाले क्या करते हैं, जो टीके से नशा करते हैं तो अपनी जो है वेंस के अंदर वो इंजेक्ट करते हैं नशे को। अगर एक एड्स पेशेंट है वो नशा करता है और बाकी सब हेल्दी हैं, तो अगर वही सेम सिरिंज को वो सारे जने शेयर कर रहे हैं तो उन सभी को भी क्या हो सकता है, एड्स फैल सकता है। ठीक है, ये तो है पहला है बाय ब्लड कैसे फैल सकता है। दूसरा हमने बात करी है कि सीमल या विजाइनल सिक्रीशन है, तो ये हो सकता है थ्रू सेक्स। तो अनप्रोटेक्टेड अगर कोई पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करता है या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं उनके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, या फिर प्रोस्टिट्यूट्स जो होते हैं उनके थ्रू भी फैल सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है अनप्रोटेक्टेड सीमन और वजाइनल सिक्रीशन जो हैं उनके कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। तीसरा हमने कहा है बाय प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से कैसे फैल सकता है, मदर का जो ब्लड है अगर वो इन्फेंट में मिक्स हो जाए, ठीक है, तो बाय मदर्स ब्लड और मदर्स मिल्क, इन दोनों कंडीशन से ही एड्स की ट्रांसमिशन जो है वो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को मिथ होते हैं। ठीक है, एड्स पेशेंट्स के साथ में वो खुल के बात भी नहीं करते हैं, उनसे कतराते हैं और उनके पास जाने से भी वो कतराने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। किन किन कारणों से जो है एड्स नहीं फैलता है, अगर आप एक एड्स इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके साथ में उठते बैठते हो, उससे हाथ मिलाते हो, या फिर जो है पार्टनर्स के बीच में अगर किसिंग भी होती है, शेयरिंग ऑफ मील्स है, खाना मिल बांट के खा रहे हैं, तो ये जो है इन कारणों से कभी भी जो है एड्स वो नहीं ट्रांसमिट होता है। ठीक है, डू नॉट गेट transmitted by sharing meals। किसी एड्स पेशेंट से हगिंग है, नॉर्मल टचिंग है, एटसेट्रा, इन किसी भी कारण से एड्स की ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होती है। क्लियर है। इसके बाद है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है डिजीज का। वैसे नॉर्मल इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 2 से 3 इयर्स का होता है, बट सर्टेन कंडीशंस के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है कैन बी अप टू 10 इयर्स। 10 साल भी लग जाते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स अपीयर होने में। ठीक है, और जब इसके इन्फेक्शन होता है तो जो है इसकी इन्फेक्शन के बारे में मान लो किसी को पता लगता है, तो उसके जो इनिशियल के 2 या 3 वीक्स जो होते हैं, ठीक है, इनिशियल 2 और 3 वीक्स, उसको हम लोग बोलते हैं उसका विंडो पीरियड। इस विंडो पीरियड का क्या मतलब है, विंडो पीरियड का मतलब है कि इस समय के दौरान एड्स की डिटेक्शन नहीं की जा सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग विच एड्स इज नॉट डिटेक्टेड। लेकिन इसके बाद में वो एंटीवायरल जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे हेल्पर टी सेल्स को अटैक करके उनका नंबर बहुत कम कर देती हैं। हमारे जो CD4 सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो फिर वहाँ से सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद में जब आप टेस्ट करवाते हो तो इसका कन्फर्मेशन जो है वो
हो जाता है। ठीक है, तो इसका कंफर्मेशन कराने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? तो इसका कंफर्मेशन जो है उसको कराने के 2 टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं एलाइजा। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट जो होता है ये कई बार 5 से 6% तक जो है एड्स का एक फॉल्स और पॉजिटिव रिजल्ट दे जाता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा टेस्ट किया जाता है, दूसरा टेस्ट उसको क्या करता है, एकदम 100% कंफर्मेशन दे देता है, तो वो एक फुल रिलायबल कंफर्मेशन टेस्ट कहलाता है। ठीक है, और वो दूसरा टेस्ट जो है वो कौन सा होता है? दूसरे टेस्ट का नाम है वेस्टर्न ब्लॉट। इससे एकदम 100% कंफर्मेशन जो है वो एड्स की मिल जाती है। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग करेंगे इसका वायरस का पूरा लाइफ साइकिल कैसे चलता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, कैसे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके हमें एड्स कॉज करता है। इसके बाद है इसका लाइफ साइकिल। तो मैंने आपको बताया कि एड्स का वायरस HIV वायरस जो है वो एक रेट्रोवायरस होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये जो है एक HIV वायरस बना दिया हमने। ठीक है, और ये उसकी कवरिंग बना दी। तो ये वायरस जैसे ही हमारे सेल के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, इसकी जो है इन्फेक्शन जैसे हमारे बॉडी में फैलती है तो ये तुरंत हमारे बॉडी फ्लूइड्स में फैल जाता है। बॉडी फ्लूइड्स में फैलने के बाद वो हमारे बॉडी के जैसे ही हेल्पर टी सेल को, किसी मैक्रोफेज को या किसी नर्व सेल को अटैक करता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये अपना जो प्रोटीन कोट होता है उसको तो क्या कर देगा, शेड ऑफ कर देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोटीन कोट इज शेड ऑफ, एंड अकेला क्या एंटर कर जाएगा अंदर, उसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एंड RNA एंटर्स द सेल, और इसका RNA हमारे सेल में एंटर कर जाएगा। तो इसकी एंट्रेंस जो है होने के बाद में ये हमारे बॉडी के क्या करता है, न्यूक्लियस को ढूंढता है। किसको? हमारे इस सेल के न्यूक्लियस को ढूंढता है, और न्यूक्लियस को ढूंढने के बाद में ये वहाँ पर हमारे DNA से, ठीक है, एक क्या तैयार करता है, एक कंप्लीमेंट्री DNA तैयार करता है, cDNA जिसको बोलते हैं। और ये कंप्लीमेंट्री या cDNA जो होता है वो तैयार कैसे होगा, ऑब्वियसली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या चलती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, एंड क्या बन जाएगा, cDNA बन जाएगा। तो आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर देखा होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर RNA से DNA बनता है तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, वो प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अब ये जो यहां पर DNA बन गया, अब ये DNA आगे चलकर फिर क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। ठीक है, बाय नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
तो ये mRNA जो है यहां पर बन जाएगा और इसके साथ में एक क्या बन जाएगा, जीनोमिक RNA बन जाएगा। ये जीनोमिक RNA हमारे डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट करके क्या बनाता है, एक पूरा का पूरा वायरस या एक पूरा वायरल पार्टिकल बना लेता है। ठीक है, और ये वायरल पार्टिकल जो है ये हमारी बॉडी में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करता है तो इसकी बहुत सारी जो हैं कॉपीज जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो हमारे सेल से फिर क्या होती हैं, हमारा जो हेल्पर टी सेल है वहाँ से क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। ठीक है, बाहर आने के बाद में वो क्या करता है, नए हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट्स न्यू हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, जिस सेल के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन से वो नया वायरल पार्टिकल बना है तो ये इस सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कराने का काम करता है, फिर इनफ अमाउंट में जब वो वायरस हमारी बॉडी में फैलने लगता है तब जाकर हमारे जो हैं ये हेल्पर टी सेल है या हमारा कोई भी मैक्रोफेज सेल है या हमारा CD4 सेल है तो उसको क्या कर देता है, फिर रप्चर कर देता है। ठीक है, तो ये mRNA आपको पता है RNA से फिर जब वायरल प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से वो वायरस, रेट्रोवायरस यानी कि HIV वायरस हमारी बॉडी में क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कराता है। जब इनफ अमाउंट ऑफ वायरल पार्टिकल बन जाते हैं तो हेल्पर टी सेल को ब्रेक ऑफ कर देंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे और हेल्पर टी सेल्स का नंबर एकदम से डाउन हो जाता है और एकदम से इनका नंबर डाउन होने से हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा इम्यून सिस्टम वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, और उससे फिर हमारी बॉडी को अपॉर्चुनिस्टिक जो डिजीज़ हैं, मतलब हल्का सा भी अगर कोई सर्दी जुकाम होता है तो वो भी जल्दी से ठीक नहीं होता है, बाकी बीमारियों तो बहुत दूर की बात है कि वो ठीक हो जाएंगी। तो इम्यून सिस्टम ही काम नहीं करता है तो हमें कोई भी जो है बीमारी आसानी से हमारी बॉडी को लग जाती है। क्लियर है? तो ये इसका इस तरीके से लाइफ साइकिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके सिम्टम क्या अपीयर होते हैं हमारी बॉडी में, सिम्टम शो कैसे होते हैं कि हमें एड्स हो चुका है, और फिर इसका हम लोग प्रिवेंशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स करते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या मिलते हैं? सबसे पहला सिम्टम तो है वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। नॉर्मल सी बीमारी भी हमें बॉडी को एकदम से फास्ट कैच होती है। दूसरा सिम्टम है सडन वेट लॉस, हमारी बॉडी का वेट है, वजन है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। इस वजह से इस बीमारी को हम स्लिम डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस एड्स डिजीज को स्लिम डिजीज भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के क्वेश्चंस के अंदर आता है और बोर्ड के एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन जो है आपको मिल जाता है। तीसरा सिम्टम जो है वो क्या होता है, इसके मैं आपको जनरल मेन जो मुख्य प्रकार के इसके सिम्टम है सिर्फ वही बता रहा हूँ ज़्यादा। नाइट स्वेटिंग, इस बीमारी में सर्दियों के टाइम में भी रात को सोते हुए आपको कितनी भी सर्दी हो तो उस टाइम पे भी आपकी बॉडी में से पसीना आने लगता है। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द मेन सिम्टम है शो होने का एड्स की डिजीज़ का।
इसके अलावा जो सडन एंड लॉन्ग फीवर रहता है, ठीक है, बुखार कोल्ड ये जल्दी से सही होते ही नहीं है, ठीक है, कफिंग भी बहुत आती है इस डिजीज के अंदर, आपको नोजिया रहता है, ठीक है, एंड इसके अलावा कई बार हमारा ब्रेन डैमेज भी इस डिजीज में हो जाता है। एंड लास्ट एक रीज़न लिखते हैं कि हमारी जो लिम्फ होती है, ठीक है, तो लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, ये इसके कुछ मेन सिम्टम हैं, ठीक है। और एड्स का जो नंबर है पेशेंट्स का वो जो है 1980s के बाद में जो है 200s तक जो है 2000s तक का जो ईयर हमारे उसके अंदर इसका नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स 2009 एंड अराउंड 10 उसके बाद में इसका नंबर थोड़ा सा कंट्रोल में हुआ है, बिकॉज इसके ट्रीटमेंट या इसका जो है लोगों को पता लगने लग गया था, तो लोगों ने इसका प्रिवेंशन स्टार्ट कर दिया था। तो प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से मेथड जो हैं फिर आपको यूज़ करने चाहिए? प्रिवेंशन के लिए अवॉइड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। दूसरा है यूज़, वैसे तो उसी को घुमा फिरा के लिखने वाली बात होती है, प्रोटेक्टिव मेथड्स, ठीक है, या प्रोटेक्टिव जो बैरियर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो ध्यान से करनी चाहिए, केयरफुली यूज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, या जो यूज्ड सिरिंजेस हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, यूज्ड शेविंग रेजर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जितने भी हैं ये सारे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनसे आप इससे बच सकते हो, ठीक है। और लास्ट में है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है। तो हमने इसके लाइफ साइकिल में देखा कि जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वहाँ पर एक जो एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके पास में होता है। एक तो वो एक वहाँ पर हमारे जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ये वायरल डीएनए बनाता है, फिर वो आगे प्रोटीन्स बनाता है, वायरल प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम इन दोनों को निपटने के लिए ही हमारी जो दवाइयाँ मेन बनाई जाती हैं, क्योंकि उन्हीं से ये कंट्रोल हो सकता है। तो एक तो प्रोटीन्स, उसके लिए जो प्रोटीएजेज एंजाइम हैं, एक तो उनकी इनहिबिशन अगर हो जाए या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, ठीक है, उसकी इनहिबिशन हो जाए तो फिर एड्स जो है इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं AZT, ठीक है, जो होता है एजिडोथाइमिडिन, एंड दूसरा है इंटरल्यूकिन। ये सब्सटेंसेस जो हैं ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं इसके, ठीक है। वैसे तो अभी रिसेंट जो है 2023 की एक न्यूज़ है, तो उस न्यूज़ के अंदर इसका जो है साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन जो है प्रॉपर डेवलप करी है, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो हो आप वो गूगल वगैरह पे देख सकते हो। तो इसका उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट का बताया है कि इसको हम लोग 100% तक अब क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी ट्रीटमेंट। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको आर्क नाम भी दिया जाता है, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल जो कंट्रोल है, ठीक है, ये इसका आर्क का पूरा नाम जो है इसका, या आर्ट कंट्रोल या ट्रीटमेंट, ये दो वर्ड जो हैं वो यूज़ कराए जाते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट को आर्ट ट्रीटमेंट भी बोल दिया जाता है। आर्ट ट्रीटमेंट क्या है? एंटी रेट्रोवायरल
ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग ये AZT का यूज़ करते हैं, एजिडोथाइमिडिन और इंटरल्यूकिन जैसे सब्सटेंसेस का। तो ये है पूरा का पूरा एड्स के बारे में। अब इसके साथ में कुछ 2-3 एडिशनल जो जानकारियां हैं, ठीक है, जिनको आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी बोल सकते हो, या एक जनरल साइंस के अंदर इनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ 2-3 छोटी सी चीज़ें हैं, वो देखो क्या है, यहाँ पर ही मैं साइड में लिख देता हूँ। एक तो क्या है, 1 दिसंबर है, इसको हम लोग वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। जिसमें इस दिन हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू एड्स के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, अवेयरनेस फैलाई जाती है इस दिन, ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है NARI, जो क्या होता है, जो होता है नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा कहाँ पर है, पुणे के अंदर स्थित है, ठीक है, लोकेटेड है। और एक आपने याद रखना है लास्ट में NACO, जो हमारी क्या होती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे दिल्ली में है, इंडिया के कैपिटल में है, जिसके अंदर 112 जो सेंटर्स चलते हैं, जो पूरे इंडिया में एड्स को कंट्रोल करने का, इसको रोकने का, इसकी अवेयरनेस फैलाने का, ये सब चीज़ों का काम करते हैं, ठीक है, NACO। और इसका जो एड्स का सिंबल या एक साइन, जिससे आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर इसका कैंपेन चल रहा है या इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, तो वो आपने देखा होगा, इसका एक होता है रेड रिबन, ठीक है, इस तरीके से वो रिबन का साइन बना होता है। तो इस तरीके का आपने साइन देखा होगा, ये रेड रिबन का जो साइन है, ठीक है, रेड रिबन फ्लैग इसको बोलते हैं। तो ये उन कैंपेन्स में या फिर आपको कई जगह पर दिख जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि जो है एड्स के खिलाफ हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस फैला रहे हैं, इसका कैंपेन चल रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी आई होगी, पसंद आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और वीडियो को प्लीज़ आगे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए सबका थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय हिंद, बाय।